जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज फर्स्ट पॉडकास्ट बना रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्रिय बड़े भैया जिनका आज फर्स्ट पॉडकास्ट भैया का ही बना रहे हैं और आज हम बहुत मजाक धमाल और बहुत मनोरंजन करने वाले हैं। तो ये है हमारे राजेश भैया। राजेश भैया आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी शुभारंभ में आपने मुझे। अच्छा, तो राजेश जी हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े छोटा मतलब हमारा छोटू सा भी चैनल है उस पर आपको कैसा लग रहा है? आज आपको पहला फर्स्ट पॉडकास्ट आपका भी होगा तो आपको कैसा फील हो रहा है आज? फील तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं भी लाइव में पहली बार किसी कैमरे को फेस कर रहा हूँ। ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। और कोई झिझक तो नहीं है आपके मन में कि मतलब ऐसा कुछ? नहीं, झिझक तो नहीं है क्योंकि इस तरह के हम लोग जब फैमिली वाले सब बैठते हैं तो इस तरह के मनोरंजन करते रहते हैं, पर कैमरे के सामने तो पहली बार बैठा है, थोड़ा सा अंदर रहता ही है डर सा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ एक ही हाल है। अच्छा, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे माताजी, पिताजी, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 3 बेटियां हैं। ऐसे करके हम टोटल 7 जने हैं। अच्छा, 7 लोग आप घर की फैमिली में हो। अच्छा राजेश जी, आप लोग घर में वैसे 7 मेंबर हो गई, तो आपके माताजी पिताजी जो है वो आपके बिजनेस में आपके मतलब घर में या किसी भी तरह से आपकी कैसी क्या आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ? देखो, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब आप कुछ भी नया काम करते हो तो मन से तो परिवार वाले या माता पिताजी साथ देते ही हैं, बट उनको एक डर सा रहता है। अच्छा। कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, वो सभी जितने भी बच्चे हैं ना उनको माता पिता को सब लोग भी थोड़ा सा अनसेफ महसूस करते हैं। जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हो तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और जब कभी आप असफल भी हो जाते हो तो दुख भी उन्हीं को बहुत ज्यादा होता है। तो साथ तो देते ही हैं, और गलत अगर कोई आप कर लेते हो तो आपको शिकायत भी करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात में। धन्यवाद। बहुत बहुत मतलब। अच्छा राजेश जी, हम आपके बिजनेस के बारे में तो वैसे जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स को भी आप बताओ कि कैसे कैसे आपके बिजनेस का सफर रहा, कैसे आपको परेशानी आई, कैसे आज आप इतना कुछ कर पाए। आप थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोटा से आया था। उस टाइम मैंने पहले तो जब नौकरी करी यहाँ पर, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना व्यापार जानता था, ना यहाँ पर मार्केट को पहचानता था। तो 1-1.5 साल तो मैंने जॉब करी वहाँ पर। ओके। यहाँ पर एक्सपोर्ट हाउस में फिर रिलेशन बनाया लोगों से, अनुभव लिया लोगों का कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कुछ नहीं है। तो फिर डिसीजन ये हुआ कि एम्ब्रॉयडरी, जो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी वाला जो व्यापार है वो थोड़ा सा ठीक है। फिर पैसा तो था नहीं मेरे पास। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी की आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी? नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी भाई। ओके, और आपने फिर उस काम में कैसे मतलब आपकी इच्छा हुई कि मतलब यही काम करना चाहिए? मैं जयपुर में बहुत है, जयपुर में तो प्रिंटिंग का सबसे ज़्यादा काम है और रिसेंटली तो भी कुर्तियों का भी काफ़ी चलेगा था। फिर आपने इसमें कैसे मतलब आपकी रुचि ज़्यादा रही? मैं जब एक्सपोर्ट में जॉब करता था, मेरे पास में क्या है कि इशू का काम था, यानी कि जो हमारी कंपनी में सिलाई एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता था वो बाहर दिया जाता था। तो सिलाई में तो जितने भी लोग माल जमा कराने आते थे वो हमेशा ही रोते रहते थे कि यार लेबर बहुत परेशान करती है, और एम्ब्रॉयडरी वाले कहते थे कि भाई हाँ नहीं, ये वाला काम ठीक है। तो वो थोड़ा सा उस तरफ माइंड मेरा टर्न हो गया। अच्छा, उसमें परेशानी कम थी थोड़ा सा। हाँ। आपने सोचा कि यही काम थोड़ा कर लिया जाए। ओके। तो उस टाइम क्या मैनुअल मशीन ही चला करती थी, मैनुअल एम्ब्रॉयडरी का काम था, और मेरा कॉन्सेप्ट था कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी का। कंप्यूटराइज्ड मशीन? हाँ। जो वो बड़ी मशीन आती है? बड़ी वाली जो मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन आती है, बट उसके लिए क्या फाइनेंस नहीं था। फिर कुछ मित्रों ने मेरी मदद करी और मैंने वो मशीन सबसे पहले लगाई। एक बार स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बाजार समझे, साल भर तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे, सहयोग भी मिला बाजार से, और काम बढ़ता गया। तो फिर एक मुकाम आया जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब सेटल हो गया हूँ। और उसी दौरान में जो मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया भी है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा बहुत अच्छा मूवमेंट था उस टाइम। मैं बिल्कुल, मुझे सबने सहयोग करा था, मतलब मेरे भाइयों ने भी, दोस्तों ने भी, सबने सहयोग करा था, और मैं वो फैक्ट्री बनाई थी। हाँ, वो तो होता है। देखो, अच्छे इंसान के साथ है ना, भगवान भी साथ होता है, लोग भी साथ होते हैं, वैसे ही आपके साथ रहा। राजेश जी, वैसे तो हम आपकी लाइफ में के बारे में बहुत कुछ जानते ही हैं, फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपकी जैसे लाइफ में कोई प्राउड मोमेंट कुछ तो सभी के रहता है।
और आपने अपना अपना व्यापार भी सेट किया, मेहनत करी, स्ट्रगल करा, उसके अंदर आपके कोई प्राउड मोमेंट हो जो आप हमारे 283 सब्सक्राइबर से शेयर करना चाहते हो? अभी थोड़ा छोटू चैनल है हमारा। देखो, प्राउड मोमेंट तो है ही, क्योंकि मैं जब कोटा से आया था तो यहाँ पर मैंने नौकरी करी थी और मेहनत करके जब मैंने अपने व्यापार चालू करा और मैंने फैक्ट्री बनाई अपनी खुद की, तो वो मेरे लिए प्राउड था। और मेरे ही नहीं, मेरे जितने भी कज़न्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि चलो राजेश ने कुछ मुकाम हासिल करा। और यही चीज़ें ना मुझे आज भी एक प्रोत्साहित करती है कि जब तू वो कर सकता था तो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अच्छी बात है। राजेश जी, हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहते हैं कि आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो, हमने सुना आपके बारे में काफ़ी, तो मतलब आप ये पाठ पूजा आप बहुत करते हो, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? आप यहाँ पे आजकल तो वैसे ही भक्ति में तो लोग वैसे भी आजकल लगे हुए हैं, फिर भी कुछ लोग जो थोड़ा भगवान के प्रति कम है, तो उनको आप क्या कुछ बोलना चाहोगे? देखो, इसमें तो क्या नज़रिया सबका अलग अलग है, क्योंकि पृथ्वी पे सभी तरह के लोग हैं। बट मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें तो सबकी आस्था है कि हमें किसी न किसी ने तो बनाया है, इंसान को किसी न किसी शक्ति ने तो बनाया है। और उस शक्ति को सब अलग अलग रूप देते हैं। कुछ लोग वो सब चीज़ें माँ बाप में देखते हैं, कुछ लोग गुरु में देखते हैं, और कुछ लोग एक जैसे मूर्ति बना करके उसमें आस्था जगाते हैं। तो इस तरह का सभी का अपना अपना मन है, पर सबका अगर तात्पर्य देखा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। और गीता में श्री कृष्ण कहते भी कि जो होता है, जो हुआ है, जो होने वाला है, वो सब मैं ही करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उन्होंने कहा है, तो उस शक्ति को तो हमें मानना चाहिए। अब उसको मानने के तरीके सबके अलग अलग है। आज की जो नवयुवक पीढ़ी क्या कहती है कि साहब हमें पूजा पाठ नहीं करना, हम मन में भगवान को मान लेते हैं, पर मेरा तो मानना गलत है, वो गलत है। क्योंकि आपको एक भगवान को मानने के लिए एक मानसिक शांति के लिए एक स्थान चाहिए होता है। उस स्थान को जिसको हम पूजा घर कहते हैं या मंदिर कहते हैं, तो नियमित रूप से आपको या तो पूजा घर में अपनी साधना या पूजा या भगवान का ध्यान करना चाहिए। और अगर वो वैसा नहीं कर सकते हो आप, तो आप नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। हाँ, भगवान के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम कभी दुखी होते हैं तो सबसे पहला भगवान ही याद आता है। बिल्कुल, सभी को यही होता है। और जब हमें दुख होता है, हमें परेशानी में आते हैं, तो हम कहते हैं भगवान तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ में। तो जब आप भगवान को नहीं मानते तो उनको दोष क्यों देते? और दोष अगर देते हो तो उनको मानो भी, और मानने के लिए आपको उनके साथ में तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोग क्या है कि दुख में याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। आदमी क्या स्वार्थी है ना, तो उसको केवल चाहिए, वो देना नहीं चाहता, वो लेना ही चाहता है केवल। इंसानी फितरत। हाँ, वो इंसानी फितरत है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको देना तो पड़ेगा। जैसे आपसे अगला सवाल पर्यावरण को लेकर के है। जैसे हमने देखा कि आपने है ना अपने घर पे भी काफी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आपके घर की छत पे आपने, तो आपको कैसे क्या रुचि आई इस चीज के बारे में, और आप लोगों को क्या समझाना चाहोगे कि उनको पेड़ पौधे के बारे में कुछ रुचि लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? तो पौधों के प्रति लगाव तो मुझे कोटा से ही था, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे किराए पर, वहाँ पीछे बहुत सारी जमीन खाली पड़ी रहती थी, और वहाँ पर क्या उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ कोई किसी भी तरह का पौधा लगाओ तो जल्दी से पनप जाता है। और बहुत बड़ा ग्राउंड भी था, तो वहीं से मुझे लगा, क्योंकि हमने सबसे पहले एक पौधा लगाया था वहाँ पर पपीते का। वो मतलब ये सोच कि उसमें बहुत ही मीठे पपीते आते थे। गुलाब लगाया तो गुलाब भी बहुत खुशबू वाले लगे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी जयपुर में जब मैं आया, तो जगह तो थी नहीं हम लोगों के पास में, मकान छोटा था, और हमारे पास छत जो थी, छत पे फिर मैंने धीरे धीरे एक दो पौधे लगाता गया, और उससे क्या है मकान की सुंदरता भी बढ़ी। जब कभी मैं स्ट्रेस में होता था, तनाव में होता था, व्यापारिक तनाव कभी होता था, तो मैं पौधों के साथ बैठ करके अपने घंटों निकाल लेता था। वो एक तरह से बहुत फर्क पड़ता है, और वो एक तरह से दोस्त बन जाते हैं आपके। आप मतलब वो कुछ कह नहीं पाते, बट आप अपनी संवेदना उनके साथ शेयर कर सकते हो। होता है ऐसे? बिल्कुल होता है। हर पौधा मतलब, जब कभी मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि जब मैं घूमने का शौक है, तो जब कभी 2-5 दिन के लिए मैं जब चला जाता था, तो मैं 4-5 दिन बाद जब आता था तो उन पौधों की
पत्तियां इस तरह से रहती थी कि जैसे वो मेरे बगल उदास थी। जब मैं उनमें पानी डालता था तो शाम तक वो बिल्कुल ऐसे खिल जाती, तो वो ऐसा लगता था कि उनको अच्छा नहीं लगा मैं 4-5 दिन नहीं हूँ उनके साथ। वाकई में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है। और हाँ, तो वो लगाव अभी तक भी है मेरे। अभी तक भी है। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे कि उनको पेड़ पौधे लगाने चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। पौधों से क्या है, देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो पर्यावरण शुद्ध होता है, दूसरी बात आपका घर सुंदर बनता है, सुंदरता दिखती है घर की। तीसरी बात क्या है कि जब आप खाली समय होते हो, आप उनके साथ काम करते हो, उनके साथ में उनमें एक एक चीज पर जब ध्यान देते हो तो आपको एक इंटरेस्ट रहता है कि आप किसी पौधे को लगाते हो, फूल वाले किसी पौधे को लगाते हो, तो आपको यूँ रहेगा कि यार अब इसकी कली की बनने वाली है, फिर इसका फूल निकलने वाला, फिर इसमें बीज आने वाला, तो एक लगाव हो जाता है उनके साथ। तो सभी को कोई मैं तो कहूँगा कि चाहे मकान छोटा हो चाहे मकान बड़ा हो, आपके पास बीघों में जमीन हो या फिर आपके पास में 25-50 गज के मकान हो, जैसी व्यवस्था बने 2-5 गज आपको पौधे घर में लगाने चाहिए। मतलब मकान घर जैसे भी है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मतलब पेड़ पौधों के लिए मन में जगह जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे उसमें आप बेल लगा ले, अगर आप जगह रखने के लिए जगह नहीं है तो आप छोटे प्लांट लगा ले। कई इस तरह के प्लांट आते हैं जो आपकी छोटी सी जगह में स्टोर हो जाते हैं, तो आप वैसे भी प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल राजेश जी हम आपसे करना चाहते हैं, अपने जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हो, देश को आगे लेके जा रहे हैं, देश विदेश में हर जगह मोदी जी का नाम हो रहा है, तो उनके बारे में आप कुछ दो बात बताना चाहोगे? देखो, माननीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने अभी तक अपने जीवन काल के अंदर 3 ही बढ़िया नेता देखे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। अच्छा। एक थी इंदिरा गांधी जी, वो बहुत ही निडर लेडी थी। उस टाइम में शायद रहा होऊंगा 10-12 साल का। वो अमेरिका के सामने भी नहीं डरती थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि घर का अगर मुखिया इतना निडर हो तो उस घर की क्या स्थिति हो। बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी जी भी डरती नहीं थी, किसी भी पूरे वर्ल्ड से नहीं डरती थी। उसके बाद हमारे आए थे माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी बहुत सशक्त नेता थे। बट इन सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे नरेंद्र जी मोदी साहब ये बहुत ही उम्दा किस्म के नेता हैं। ये छोटे से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्तित्व तक ध्यान रखते हैं। इन्होंने देश का नाम विदेशों में इतना इस कदर मजबूत कर दिया है कि आज अमेरिका जैसा देश जिसको अपन भारत पूरे वर्ल्ड का नेता मानते हैं, वो भी झुकता है। बिल्कुल। और ये मोदी जी के ही कार्यों की वजह से हुआ है। ये तो है विश्व स्तर पर, और अगर हम देश स्तर पे बात करते हैं तो उन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया था। जब वो प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले उनका ध्यान था कि जो हम लोग कहीं भी कचरा फेंक देते थे, स्वच्छ भारत अभियान से उन्होंने चालू करा था। उससे देश में एक अलग ही क्रांति आई थी। और जो जनता जो देश को कुछ नहीं समझती थी, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी पकड़ ली थी कि हाँ, ये मेरा ही देश है और इसी को हमें आगे बढ़ाना है। आज कचरा रोड पे फेंकते वक्त 10 बार सोचता है। छोटे बच्चे बोल देते हैं, और बच्चे ही बोल देते हैं इस बारे में। कई इस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं कि जो मतलब अगर 1-2 कार्य हो तो मैं गिनाऊं भी उनके देश हित में किए हुए। अगर वो देश की जनता के बारे में बात करें तो गाँव में उन्होंने मकान दिए लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देश की शक्ति के लिए तो उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइलें और ऐसे ऐसे हथियार बना दिए आज की किसी भी देश की हिम्मत नहीं है। और अगर हम सीमा की बात करते हैं तो चाइना जैसे को दांत खट्टे कर दिए उन्होंने। लेकिन विपक्ष तो आज भी नहीं मानता। अब तो कोई विपक्ष का काम विरोध करना उनके स्वभाव में है। जब 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 बीजेपी विपक्ष में थी तो उसका भी काम विरोध करना था। और अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वो फिर कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। विपक्ष जब तक विरोध नहीं करेगा वो सत्ता में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वो सहयोग करेगा तो जनता ये सोचेगी कि जो देश के ये प्रधानमंत्री जी और इनके मंत्रिमंडल कर रहे हैं वो सही करें, तो अगली बार भी उनको चुनाव देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो उनका विरोध करना है, उनको सत्ता में आने के लिए सब तरह के उनको अपने कार्य करने हैं, गलत सही सब करने हैं। वो चाहे अच्छा करें मोदी जी या लोगों की मतलब भलाई के लिए काम करें, उनको तो विरोध करना ही करना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ बाकी रहेगी जिस मुकाम पे आप अभी पहुँचना चाहते हो, जिसके लिए आप मन से तैयार हो कि भाई मुझे इस जगह पहुँचना ही है,
उसके बारे में कुछ? देखो, मुकाम का तो ऐसा है कि मंजिलें कभी ख़त्म नहीं होती। आज आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा फैक्ट्री और इतना बड़ा मकान हो, जब वो बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपका लक्ष्य बदल जाता है। जी, ठीक है, मानव प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति है। मुझे उतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्तर पे अभी आज मैं हूँ मुझे सुकून है उसमें। सुकून है जी। ठीक है, हाँ, पर ये है कि मैं एक चीज़ मेरी अभी भी बाकी है जो मैं करना चाहता हूँ, कि मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था मैं उसको यूरोप ले जाऊँगा। ओके। हाँ, वो अभी बाकी है, और वो मेरा मतलब ये मतलब कि एक ड्रीम है। ड्रीम है आपका वहाँ पे यूरोप जाने का? हाँ, वाइफ को लेकर। वो वाइफ को लेकर के उससे वादा है। वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन लगेगा कि मैंने कुछ पा लिया। तो क्या लगता है आपको कब तक आप? अब देखो, तो ये संघर्ष का दौर चल रहा है अभी, ओके। और जीवन में खुशियाँ आती हैं तो थोड़े से दुख भी आते हैं, और और फिर वो दुख दुख खत्म भी होते लाइफ हैं, में दुख खत्म होते हैं तो फिर खुशियाँ आती हैं। तो लगभग हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त से निकल चुके हैं, और थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद फिर खुशियाँ खुशियाँ। तो हम तो यही आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्द भाभी जी को यूरोप का टूर जरूर कराएं। हमारी तो यही आपसे सबसे बड़ी वो रहेगी आपके लिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये इस मंच पे लाए, और आपका ये जो चैनल है जी, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, देश के नंबर 1 चैनल बने और लाखों सब्सक्राइबर हो आपके, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आप निकलें तो लोग आपसे ऑटोग्राफ और लेने के लिए गाड़ी के आगे आ जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप बहुत नाम कमाएं, आपका ये चैनल बहुत आगे तक जाए। बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल, ओके।